हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे हिंदी पैडागोजी के बारे में, जिसमें हम 30 क्वेश्चन लिए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप खुद एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। आपको इससे आने वाले क्वेश्चन में भी हेल्प मिलता है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन कहता है हमको, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की सहायता से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। यह कह रहा है अध्यापक की सहायता से, अध्यापक की सहायता से। अगर बात कीजिएगा, ये आपका प्रथम भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा, ये आपका हम घर में सीखते हैं सब भाषा। ये सब प्रथम भाषा भी जो होता है ना, वो नेचुरल भाषा होता है जो हम घर में सीखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ अध्यापक की सहायता से हम कौन सा भाषा सीखते हैं, हम आपका द्वितीय भाषा सीखते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड लैंग्वेज। द्वितीय भाषा जो है मतलब आमतौर पर हम कहाँ सीखते हैं, जैसे कक्षा में हो गया, जैसे औपचारिक वातावरण में। ठीक है, और जानबूझकर अध्ययन और निर्देश के माध्यम से सीखा जाता है। और इसके विपरीत जो आपका दिया हुआ यहाँ प्रथम भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा, जन्म से ही परिवार और परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से स्वाभाविक और अवचेतन के रूप में सीखी जाती है। ये सब भाषा मतलब हम घर में सीखते हैं या आसपास के माहौल से सीखते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रथम भाषा, गृह भाषा और मातृभाषा। यहाँ से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपका पहला ऑप्शन का जो आंसर है वो आपका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है। ये मुख्यतः, अगर यहाँ बात कीजिएगा रचनावादी और किसका बात कर रहा है, आपका उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होता है ना, वो डिफरेंट कैसे होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका कह रहा है कि आपका ठीक है, मतलब आपको यही कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, कहने का मतलब है आपका रचनावादी उपागम जो होता है वो आपका डिफर कैसे होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच से। कहने का मतलब है संप्रेषणात्मक उपागम से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो आपका ऑप्शन क्या कहता है कि अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है, नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है और ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, अर्थ पर बल देता है। ठीक है, और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। तो ये आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो आपका ऑप्शन ए। इसमें कहने का मतलब देखिए क्या होता है कि रचनावादी उपागम जो होता है वो ये मानता है कि जो शिक्षार्थी जो होता है अपनी समझ से में बनाता है। इसमें क्या करता है, इसमें जो है शिक्षार्थी अपना समझ खुद बनाता है। ठीक है, और अर्थ का निर्माण को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। और ये मानते हुए कि छात्र भाषा के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से खोजेंगे और आत्मसात करेंगे। कहने का मतलब है क्या करेगा, इंगेज होगा चीज़ों में एक्टिवली। ठीक है, इसी की बात कर रहा है, किसके साथ, मतलब लैंग्वेज के साथ। तो इसका कहने का यही मतलब है कि इसका ऑप्शन जो पहला आपका सही है कि अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखी जाए। दो का ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट, मतलब कि सुझाव मतलब सजेशन देने के बजाय आप डायरेक्ट उनको
कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या है, रचनात्मक उपागम, कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, और आदेशात्मक उपागम ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, और ये आपका क्या था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और उसके बाद आपका ये क्या है हो जाएगा, वर्णनात्मक उपागम, कहने का मतलब है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। और संरचनात्मक उपागम आपको हो जाएगा ये स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये आपको हो जाएगा। और ये आपको क्या था, अब देखिए, हम सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम सजेशन नहीं दे रहे हैं बच्चों को, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि डायरेक्टली हम उसको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहने का मतलब हम आदेश दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका ऑप्शन 3 का ऑप्शन बी आपका आंसर सही है, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, नियम या निर्देश प्रदान कर रहे हैं कि आपको हम दे दिए निर्देश या नियम बता दिया, आप काम कीजिए, बात खत्म है। सुझाव हम नहीं दे रहे हैं। और ये जो होता है आपका वर्णनात्मक उपागम, ये क्या है कि जो बताता है कि चीजें कैसी करनी कैसी है, ये क्या बताता है आपको कि चीजें कैसी है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब बताता है। ठीक है, और रचनात्मक उपागम क्या है आपका, कि जो खोज को प्रोत्साहित करता है, अभी जस्ट हम देखे थे, ये क्या है आपका, खोज को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 3 जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं उसको, कि करने के लिए कह रहे हैं, हम कोई इसको सजेशन नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षित शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि अब हम इसमें जनरली हम क्या कह रहे हैं कि किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब कि कोई अभ्यास है, ठीक है, सामग्री में हम क्या कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं भी, तो जरूरत पड़ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस बीच में कोई चीज़ परिवर्तन करना, तो अभिकरण या अनुकूलन या मूल्यांकन या समीक्षा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको एडेप्टेशन कह सकते हैं, कहने का मतलब है अनुकूलन। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, एडेप्टेशन, कहने का मतलब है अनुकूलन। इसमें इसका यह मतलब होता है कि छात्रों के विशिष्ट स्तरों या पृष्ठभूमि या आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री, देखिए उसके अनुरूप मतलब शिक्षण सामग्री या विधियों को संशोधित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री प्रभावी और सुलभ बनी रहे। ठीक है, अनुकूल मतलब शिक्षार्थियों के अनुकूल, मतलब हम उसके स्तरों को देख रहे हैं कि और उसके पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, उसके अनुरूप जो उसके बच्चों को आवश्यकता है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको शामिल कर रहे हैं। और क्यों शामिल कर रहे हैं सामग्री, ताकि प्रभावी हो सके और सुलभ बनी रहे। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि ऑप्शन 4 का जो आंसर होगा वो आपका बी एडेप्टेशन होगा। यहाँ पे हम अभिग्रहण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और समीक्षा कहने का मतलब रिव्यू रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 का क्या है आपका ऑप्शन बी, वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योगात्मक आकलन, कहने का मतलब है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है, या आप निदानात्मक और उपचारात्मक हैं, या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को
स्वीकारता है या शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए इसमें योगात्मक आकलन में समेटिव असेसमेंट हम क्या करते हैं कि कहने का मतलब ये कब होता है, यह आपका होता है किसी इकाई या सत्र के अंत में होता है, जब बच्चा पढ़ लिया, हम बाद एकदम पढ़ने के बाद में लास्ट में उसका टेस्ट लेते हैं तो उसको हम ये आंकते हैं कि बच्चे को कितना आता है इस चैप्टर में। एक फाइनल एग्जाम होता है कि सभी बच्चों में से कौन बच्चा सही है, या अगर मतलब कि अगर सारा चैप्टर हो गया तो किसको आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, मतलब कि अंत में जिस चीज का हम आकलन करते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, अंतिम में सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना, अंतिम में, ठीक है, लास्ट में जो हम बोल रहे हैं, और छात्र का ग्रेड या दक्षता के संबंध में समग्र निर्णय लेना। तो हम इसमें कह सकते हैं ये जो है आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह दे रहा है ना, ऑप्शन 4 अगर देखिएगा, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सही बात है, हम लास्ट में अंत में देखते हैं ना। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट का यही मतलब होता है। 5 का आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमको, किसी किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई उपागम है कि किस उपागम के अंतर्गत मतलब क्या करते हैं, बच्चे को अगर कोई शब्द का वर्तनी गलत लिखा चला गया उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि उसको समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक हम देते हैं। तो इसमें कौन सा आपका आता है, समग्र भाषा, होल लैंग्वेज, या आपका रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन, ठीक है, या आपका व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट। इसमें क्या होगा आपका समग्र भाषा का प्रयोग, तो आपका होल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए समग्र भाषा प्रयोग का अर्थ होता है कि एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक संपूर्ण प्रणाली, ठीक है, बच्चा गलत लिखा लेकिन जो प्रयोग किया ना वो सही किया। ठीक है, और ये वर्तनी या व्याकरण जैसे तकनीकी सटीकता के बजाय संदेश संप्रेषित करने और संदर्भ में भाषा का उपयोग करने की शिक्षार्थियों की क्षमता को प्राथमिकता देता है। 6 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाता है। देखिए, कोई विशिष्ट सूचना जानने के लिए अगर हम कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाता है, आखिर हम उसको क्या किस टाइप का रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा ये कह रहा है आपको सरसरी तौर पर पठन करना, कहने का मतलब स्कीपिंग, एकदम बुक पलटा के एक नज़र देख लेते हैं, एग्जाम से पहले करता ना बच्चा, एक नज़र सरसरी निगाह से देख लेते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, या बारीकी से पठन, मतलब कि अब ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कैनिंग कर रहे हैं चीज़ों को, अच्छे से पढ़ रहे हैं, बारीकी पठन। या आपका पाठ्य से बाहर, कहने का मतलब है एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन कहने का मतलब है ये क्या है, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट, पाठ्य से बाहर जाना। ठीक है, विश्लेषण कहने का मतलब हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन सही से कि किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, देखिए किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाता है, यह आपको कहलाएगा बारीकी से पठन। कहने का मतलब है स्कैनिंग करते हैं चीज़ों को, या मिनट रीडिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें। इसका ये मतलब होता है यह एक ऐसा पठन तकनीक होता है जिसका उपयोग हम सामान्य अर्थ के लिए पूरे पाठ, देखिए सामान्य अर्थ जानने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे पाठ को पढ़े बिना किसी विशिष्ट तथ्य, तिथि, नाम या विवरण की सिद्धता से पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बारीकी से पठन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये होता है आपका 7 का ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल है, इसमें क्या कह रहा है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल है। पहला आपका ऑप्शन है आपका पठन और लेखन, और दूसरा ऑप्शन है श्रवण और वाचन। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और तीसरा है श्रवण और पठन। ठीक है, और चौथा है वाचन और लेखन, कहने का मतलब है स्पीकिंग और राइटिंग। तो दो उत्पादक भाषा कौशलों का कहने का मतलब इसमें क्या कह रहा है कि टू प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। ठीक है,
प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, स्पीकिंग और राइटिंग आएगा। कहने का मतलब है वाचन और क्या आएगा, आपका लेखन आएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाला आएगा ऑप्शन। इसका यही मतलब है कि उनमें क्या होता है, शिक्षार्थियों को विचार को व्यक्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाषा का उत्पादन करने में आवश्यकता होती है। और श्रवण और पठन क्या होता है आपका, हाँ सर्व, देखिए इसमें ये वाचन और लेखन को ना उत्पादन कौशल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें शिक्षार्थियों के विचार को व्यक्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाषा का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन नॉर्मल और सब ऑप्शन देखिए, जैसे आप श्रवण और पठन का बात कर लीजिए तो क्या होता है, ग्राही कौशल होता है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्राही कौशल, ध्यान दीजिएगा। ये श्रवण और पठन को हम क्या कहते हैं, ग्राही कौशल, कौशल। ठीक है, ग्राही कौशल कहने का मतलब है रिसेप्टिव स्किल कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये क्यों, इनमें जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित करना शामिल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राही कौशल। किसको, श्रवण और पाठन को। ये क्या होता है आपका, रिसेप्टिव स्किल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपका प्रथम भाषा वो भाषा है जो बच्चे, ठीक है, प्रथम भाषा वो बच्चे, वो भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश, अपने अपने परिवेश में अर्जित करते हैं, या बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, या औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप देखिएगा प्रथम भाषा का, तो ये क्या होता है, बिना विशेष प्रयास किए गए आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। ठीक है, ये भाषा जो हम एक्वायर करते हैं बिना प्रयास किए, कहने का मतलब है हम घर से सीखे, प्रथम भाषा का बात कर रहा है। और स्टार्टिंग में हम प्रथम भाषा के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए भी हैं, या हम घर में सीखते हैं या अपने आसपास के परिवेश से ये भाषा क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, मतलब एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आपका 9 का जो है ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। ठीक है, कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। ठीक है, इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, सावनिकी, या वाक्य विन्यास। ठीक है, इसमें हम किसका बात कर रहे हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड मतलब ध्वनि का उत्पादन और बोध। अगर आप इसमें देखिएगा ये आपका किस ब्रांच के रिलेटेड आता है, तो देखिए ये सावनिकी, इसके मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन, ठीक है, सावनिकी, ऑप्शन बी। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो जाएगा, आपका इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स, इसका ये मतलब होता है कि भाषा विज्ञान की वो शाखा है, ये जो भाषा विज्ञान की वो शाखा है जो भाषा ध्वनियों के भौतिक उत्पाद, संरचना और ध्वनि बोध पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसी पर केंद्रित होता है, ध्वनि का उत्पाद और बोध पर केंद्रित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सावनिकी, फोनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। कह रहा है कि कौन सा जो है ऑडियो लिंगुअल ड्रिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा क्या है आपका, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल नहीं है। ठीक है, पार्ट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा पहला कहता है विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं। ठीक है, या विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, या सी में विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, या विद्यार्थी ड्रिल ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करा, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल नहीं है,
तो ये आपका कौन सा नहीं है, आपका है कि विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन सी जो है नहीं है, इसका अंश नहीं है। किसका, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल का, व्याकरणिक नियम का ध्यान देना, इसमें नियम ध्यान नहीं देना है हमको, कहने का मतलब है। तो हमको फोकस नहीं करना है ग्रामेटिकल एरर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को, इसका ये मतलब होता है, देखिए ये जो है सर, ये भाषिक ड्रिल पद्धति जो होता है वे व्यवहार वाद पर आधारित होता है, जो दोहराव और ड्रिल के माध्यम से आदत निर्माण पर जोर देती है। ये जानबूझकर स्पष्ट व्याकरणिक नियमों पर ध्यान केंद्रित करने से बचती है, ठीक है। यह प्राथमिकता देते हुए छात्र को अभ्यास के माध्यम से पैटर्न सीखते हैं इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम ग्रामेटिकल एरर पर ध्यान नहीं देते, इससे हम बचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 11 का आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगर 12 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा, कहने का मतलब है कि कौन सा जो आपका उपागम है वो क्या करता है, कि प्रोमोट्स करता है फ्लुएंसी, ठीक है। और अगर आप इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका संरचनात्मक उपागम, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, संप्रेषणात्मक उपागम, अभी जस्ट पढ़े हम कम्युनिकेटिव अप्रोच जिसको कहते हैं, व्यवहारवादी। और इसमें क्या होगा, समग्र भाषा उपागम, इसके बारे में भी अभी जस्ट हम जाने हैं, होल लैंग्वेज अप्रोच, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, मुख्यतः प्रवाह की अगर बात करेंगे तो हम कम्युनिकेटिव अप्रोच पे जाएंगे, कहने का मतलब संप्रेषणात्मक उपागम पे जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर प्रवाह की बात कर रहा है ना, ठीक है, अगर मतलब फ्रिक्वेंटली जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए चीज़ों को अगर आप सही से पढ़िएगा ना तो आंसर आ जाएगा। वर्ड को, इसलिए कभी कभी वर्ड को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हिंदी टफ लगे तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को, सॉरी हिंदी तो हिंदी में ही रहेगा, बाकी और सबके लिए हम बोल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन टफ लगे तो आप इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, टर्म को अगर समझ गए क्वेश्चन आंसर बनेगा। और अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसलिए आराम से करिए, आराम से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, नहीं आएगी, अंतर्गत नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आता, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। अब आप समझ जाइए तो कि गति अर्थ आधारित, ठीक है, मीनिंग बेस्ड, मीनिंग बेस्ड, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, पाठ के साथ अंत क्रिया करना, पाठ के साथ अंत क्रिया करना, या पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, या पढ़ना और फिर उसी की वर्ता दूसरों के सामने सुनना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। अगर आप देखेंगे, देखिए पाठ के साथ अंत क्रिया करने का मतलब है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, टेस्ट के साथ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात कीजिएगा दूसरा ऑप्शन का, ये कह रहा है कि हम यूजिंग प्रायर नॉलेज, जो पहले से हम जानते हैं उसको क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, किसके, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, मतलब कि हम रिलेट कर रहे हैं, चीज़ों को इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट के साथ, हम अपने प्रायर नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, पढ़ना और फिर उसी की वर्ता वर्तानत दूसरों के सामने में सुनना। कहने का मतलब है कि इसमें हम रीडिंग एंड देन टेलिंग द स्टोरी टू द अदर्स, हम पढ़े और उसके बाद हम दूसरों को उसका कहानी बता रहे हैं, दूसरों को उसके बारे में बता रहे हैं। और प्रत्येक शब्द को पढ़ना, रीडिंग एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में आपका क्या नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ठीक है। प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये क्या कहलाता है, ये एक तरह का यांत्रिक डिकोडिंग प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब कि अर्थ आधारित गतिविधि अलग अलग शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या करती है, वो बड़ी तस्वीर या पाठ के संदेश पर ध्यान केंद्रित करती है। तो 13 का क्या हो जाएगा, नहीं है का मतलब प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, ठीक है। लर्निंग प्लान के बारे में कौन सा सही है। अगर आप देखेंगे ये लचीलापन का अभाव, या अध्यापक केंद्रित, या बाल केंद्रित, या एक ही तरीके पर आधारित, तो को अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो ये चीज जो होता है ना, क्या सही है, मतलब कि कहने वाला बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। इस चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। अधिगम योजना के बारे में अगर हम क्या सही है, तो कहने का मतलब है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन सी जो है 14 का, वो आपका क्या है, सही है, ठीक है, 14 का सी। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि स्टडी और मिस्टेक को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा त्रुटि विश्लेषण, या तुलनात्मक विश्लेषण, या सेंटेंस एनालिसिस, या वर्ड एनालिसिस, ऐसा थोड़े है कि मान के चले वाक्य विश्लेषण या शब्द विश्लेषण, या गलती का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो भैया सीधा सा बात है, त्रुटि कहलाता है। कहने का मतलब एरर एनालिसिस कहता है ना, गलती ना हो रहा है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर आपको मिलेगा, बस आप क्वेश्चन को, चीजों को समझिएगा अच्छे से, चीजों को अच्छे से समझिए, कहीं कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 15 का क्या है आपका, ऑप्शन ए आपका क्या है, बेहतर आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम किस में, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये 16 क्या कहता है, 16 कहता है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है परवाह के साथ पढ़ना, या उच्च स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ना, या पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, या पठन सामग्री में से अर्थ निकालना, या पठन के समय विराम चिन्ह और स्तर शैली का प्रयोग करना। पठन के मुख्य उद्देश्य में से, ठीक है। पठन के मुख्य मतलब मेन ऑब्जेक्टिव रीडिंग का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव रीडिंग का यही होता है भाई कि आप जो पढ़े हैं उसका अर्थ निकाल पाए। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है, 16 का ऑप्शन सी, ठीक है। गोल, आप मान के चलिए कोई चैप्टर पढ़े, उसका अल्टीमेट गोल यही ना होना चाहिए कि आप उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। अब रीडिंग कर लिए, अर्थ निकाल ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई मतलब है। तो इसलिए 16 का जो है आपका ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सार्वभौमिक व्याकरण, कहने का मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, पदावली नॉर्मन नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है, सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सल ग्रामर जो आपका दिया गया है नॉम चॉम्स्की के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको कि नॉम चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया कि सभी मानव भाषाओं में एक सामान्य अंतर्निहित संरचना या नियमों का समूह होता है जो मनुष्य में जन्मजात होता है। तो कहने का मतलब है, अगर इसमें आप देखिएगा तो सभी प्राकृतिक, क्या कह रहा है, भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब नॉम चॉम्स्की इसको कहते हैं, क्या कहे हैं कि जो सभी मानव के जो अंदर भाषा का ये होता है ना, संरचना या नियमों का जो समूह होता है, वो मनुष्य के अंदर क्या होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर है, ठीक है। तो 17 का आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 16 17 तो देख लिया आपका, ठीक है। 17 का बी आंसर है। 18 का अगर आप बात कीजिएगा, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए, ठीक है। जो हाइट ऑफ डिस्प्ले रीडिंग मटेरियल होता है ना, वो चीज किस ऊंचाई पर करनी चाहिए। अगर आप पहला ऑप्शन पढ़िएगा, उन्हें सुरक्षित रखने और फटने के से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सके।
इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। सही बात है। आप बच्चे के हिसाब से ना रखें, ऐसा थोड़े कि फटने की दर से एकदम ऊंचा लगा दे, बच्चा ना उसको छू पाएगा। पोस्टर की बात कर रहा है ना, यहाँ देखिए पोस्टर और चित्र की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको इस सुविधा जनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। देखिए इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का मतलब बाल केंद्रित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री को छात्रों की भौतिक पहुंच में होनी चाहिए ताकि वो उनके साथ जुड़ सके। इसलिए हमेशा बच्चों के हित के लिए हम देखेंगे। तो 18 का आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित एफएलएन की बात कर रहे हैं, मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहता है पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, या नियमित रूप से कक्षा प्रशिक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्र बनाना, या उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनमें शिक्षार्थी परिचित हैं, या निर्देश का माध्यम बदल कर अंग्रेजी माध्यम कर देना। देखिए एफएलएन बुनियादी साक्षरता एवं गणित की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो आपका होगा, इसमें आपका क्या होगा, ठीक है 19। अगर इस क्वेश्चन की अगर आप बात करिएगा बुनियादी, तो इसमें क्या होगा कि हम उन भाषाओं का प्रयोग करना जिसमें शिक्षार्थी परिचित हो, जिसमें शिक्षार्थी जानता हो, जिसको पहले से कि बुनियादी की बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए 19 का आपका क्या है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। 19 का आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, गीतिका बिहार में रहती थी, ठीक है। वो अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वो मैथिली भाषा बोलती है आप, ठीक है। तो उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए उन्हें जानने के लिए कहेंगे। आप उसके अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा का स्वीकृत करेंगे जिससे कि वो नई स्थिति में सहज महसूस करे। आप उससे विद्यालय के माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह दिल्ली जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले, या आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे जिनमें वो हिंदी सीखना। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखिए अब वो पिता के साथ दिल्ली आई है, मान के चलिए वो सिर्फ मैथिली भाषा जानती है, तो आप उसको पहले कंफर्टेबल फील कराएंगे ना, उसके भाषा को मतलब एक्सेप्ट करेंगे ना। तो कहने का मतलब है 20 का जो है आपका ऑप्शन बी। आप उसके अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, पहले उससे बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके नई स्थिति पैदा करेंगे जिसमें वो क्या करे, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कहने का मतलब है वो छात्र की मातृभाषा को स्वीकार करने में एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनता है जो नए स्कूल के भावनात्मक और शैक्षणिक समायोजन के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है। अगर आप पहले ही दिन से बच्चे को कहेंगे ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो वो डर ना जाएगा, फिर सही से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाएगा। 20 का ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है। किसको हम पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, अगर आप देखिएगा पोर्टफोलियो में किसको नहीं रख सकते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है चित्रकारी या कार्यपर्थक वर्कशीट या कक्षा में नई चर्चा या फोटोग्राफ। अगर आप इसमें देखेंगे तो कक्षा में हुई चर्चा को हम पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन को हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता, नहीं का बात कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 21 का आपका क्या है, ऑप्शन सी। पोर्टफोलियो छात्रों के कार्य के भौतिक साक्ष्यों का संग्रह है, ठीक है। कक्षा में चर्चा एक मौखिक प्रक्रिया है जिसमें भौतिक रूप से तब तक रखा जा नहीं सकता तब तक उसे रिकॉर्ड ना किया जाए। सही बात है, जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना तो हम उसको पोर्टफोलियो में अपने नहीं रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक अच्छे खाली जगह में सभी वाक्य समूह चार बिंद थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप या प्रा प्राफ्रेज या संपादन, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसमें आपको
ठीक है, एक कक्षा में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें पहला ऑप्शन देखिएगा, अनुच्छेद है, प्रारूप है, ये पैराफ्रेज है या संपादन, कहने का मतलब है इसमें आपका क्या होगा, मुख्य वाक्य विचार थीम जो होता है वो अनुच्छेद होता है। ठीक है, आपका 22 का क्या होगा, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद, ठीक है, इसमें इसका ये मतलब है कि आपका क्या कह रहा है कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार थीम बिंदु से को उभारने में क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज का आप देखिएगा, 22 का क्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 कहता है पठन में कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। पठन में, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा तरीका जो है, हम तो लाइन बाय लाइन क्या करता है, संकेत देता है। तो विस्तृत पठन या सस्वर पठन या गहन पठन या निर्देशित पठन, ठीक है, तो कौन सा देता है, बोलिए। अगर इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको जो पठन देता है वो आपका क्या होता है, वो आपका गहन पठन होता है। ठीक है, तो ये आपका 23 का ऑप्शन सी वो आपका सही है, हो जाएगा। गहन पठन होने का मतलब होता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, पंक्ति दर पंक्ति के साथ पढ़ते हैं। और पठन कौशल का जो होता है ना, देखिए आपका पठन कौशल का जो आपका चार क्या होता है, मुख्य चार प्रकार के होते हैं पठन कौशल। देखिए हम यहाँ बता भी देते हैं, जो आपका पठन कौशल कौशल के चार प्रकार हैं, मुख्य चार प्रकार हैं। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, सस्वर पठन। ठीक है, सस्वर पठन। ठीक है, उसके बाद आपका सस्वर पठन। ठीक है, मौन पठन, मौन पठन। उसके बाद आपका क्या होता है, गहन पठन, गहन पठन। ठीक है, पठन। उसके बाद आपका हो जाता है क्या, ये आपका हो जाता है व्यापक पठन, व्यापक पठन। ठीक है, ये चीज आपका होता है। ठीक है, और गहन पठन का अर्थ होता है गहनता से पढ़ना, मतलब ये तरीका ही पंक्ति दर पंक्ति से गहन पठन और संकेत देता है। गहन पठन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, मतलब कि व्याकरण का विषाद विवरण आदि के लिए ध्यान युक्त सचेत पठन है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, छात्र वर्णों और शब्दों एवं वाक्य एक ही अलग ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज का है, ये आपका क्या होता है, गहन पठन होता है। ठीक है, जिसमें पंक्ति दर पंक्ति का संकेत देता है। ठीक है, 23 का आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जाता है। पहला ऑप्शन, एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं, या कक्षा में पठन कोना, या कक्षा में प्रदर्शित बच्चे का कार्य कार्य चार्ट पोस्टर कविताएं आदि, या कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। देखिए क्या कह रहा है, मुद्रित समृद्ध परिवेश। ठीक है, कहने का मतलब है कि कक्षा में प्रदर्शित बच्चे का, देखिए जो आपका ये चीज है, आपका ऑप्शन सी अगर देखिएगा, ये आपका क्या है, सही आंसर है। मतलब कक्षा में प्रदर्शित बच्चे का कार्य या चार्ट पोस्टर कविताएं आदि। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए ये मुद्रित समृद्ध परिवेश का ये मतलब होता है कि बच्चे की समझ के को शब्दों और वाक्यांशों की रचना के संबंध में विस्तार देता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये बच्चों में क्या करता है, अभिव्यक्ति, रचनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक और कल्पनाशीलता को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। और बच्चों में क्या करता है, भाषा ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। और जिसमें क्या करते हैं बच्चे, एक्टिवली होकर क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, मतलब भाषा को सीखते हैं। ठीक है, 24 का आपका ऑप्शन सी सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अधिगम के संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को, देखिए भाषा अधिगम के में संदर्भ, ठीक है, तो अगर आप देखिएगा इसमें आपका क्या है, व्याकरणिक नियम सीखने में सहायता करता है, या आपका क्या कह रहा है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में सहायता करता है, या पाठ्य पुस्तक के पठन में सहायता करता है, या कविता और कल्पना परक कहानियां लिखने में सहायता करता है, ठीक है। ये चीज़ आपका है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या है आपका ऑप्शन, बोलिए। अगर इसमें आप देखिएगा संदर्भ कह रहा है ना, कि मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन 2 क्या कहता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में सहायता करता है। सही बात है, क्या किसी हेल्प करता है हमको, क्या करते हैं, किसी मतलब स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग समझने में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 25 का आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 25 का आपका ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। तो इसका ये मतलब होता है ना कि संदर्भ कहने का मतलब है एक सुराग प्रदान करता है जो छात्रों को आसपास के शब्दों के आधार पर अपरिचित शब्दों के अर्थ निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो 25 का आपका ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में सहायता करता है, या अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए, या इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में सहायता मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है। देखिए भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये पूछ रहा है, क्योंकि भैया ये दूसरे विषयों को समझने में सहायता करता है, ठीक है। तो आपका क्या है, 26 का ऑप्शन ए आपका सही है। कहने का मतलब है जब बच्चा अपना मातृभाषा में सीखता है तो क्या होता है कि उसकी अवधारणाएं समझ तेजी से समझती है, ठीक है, जो अन्य विषय और भाषाओं को सीखने के लिए एक मजबूत आधार बनाता है, ठीक है। जब बच्चा मातृभाषा में सीखेगा ना तो क्या होता है, उसकी अवधारणाओं को तेजी से समझते हैं और अन्य विषय और अन्य भाषा सीखने में उसको क्या होता है, मदद मिलता है, मजबूत आधार मिलता है ताकि वो दूसरा विषय जल्दी से और भाषा भी जल्दी से सीख सकता है। तो 26 का आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। 27 की अगर बात करेंगे तो ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संबंधित नहीं, वाइगोस्की की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके संदर्भ में नहीं है। अगर आप यहाँ बात करेंगे क्या कहता है, भाषा अर्जन, ये सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, वाइगोस्की का बात कर रहा है, या निकटचक विकास का क्षेत्र या मदद सहारा देना, ये इसके फोल्डिंग होता है, ठीक है। भाषा अर्जन उपाक्रम देखिए नहीं है, ये सामाजिक अंतःक्रिया है वाइगोस्की का, ठीक है। और सहारा इसके फोल्डिंग बताया था ना, सीखते हैं, ये भी सही है। निकट विकास का क्षेत्र सही है, ये आपका भाषा अर्जन उपकरण ये जो है आपका नहीं है, ये वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक क्या है, सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और लेकिन वो तीनों जो है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक अंतःक्रिया बोला है, समाज से सीखते हैं, सोशल लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 का आपका क्या है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपका स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है, ध्वनि ग्रामिक, ठीक है, ध्वनि ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध की योग्यता, या बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, या सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, या सही वर्तनी के साथ लिखना। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इसमें अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपका कहता है, क्या कहता है कि पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के माध्यम मध्य संबंध की योग्यता, ठीक है। तो और इसमें क्या कि हम क्या कह रहे हैं कि ध्वनिग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है, बोले जा रहे शब्द स्वनिम को पहचानने की योग्यता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है, 28 का पहला ऑप्शन
आपका सही है। ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध योग्यता, कहने का मतलब है कि इसमें ये कह रहा है कि सौमित भाषा एक ऐसी लघुत्तम इकाई है जिसमें किसी भाषा विशेष के नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ठीक है, आपका 118 का ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है? ये आपका कहता है बच्चे भाषा की बारीकियों को पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक की बारीकी के अवलोकन करते। देखिए क्या कह रहा है, बच्चे भाषा की बारीकी की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सर्जन में भाग लेते हैं या एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल के संलग्न रहते हैं या वेशक की सहायता से सस्वर पठन करते हैं। अगर आप इसमें देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि हम आइडेंटिफाई नॉसेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा की बारीकियों को समझना। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं। ठीक है, ये आपका 29 का क्या है, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? भाषा अधिगम की बात कर रहा है। एक भाषा की में निपुणता का विकास दूसरी भाषा की विकास को क्या करता है, बाधित करता है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपको कह रहा है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास क्या है, अंतर संबद्धता से होता है। और चौथे में क्या कह रहा है आपका, चौथे में आपका कह रहा है कि तीसरे में कह रहा है मातृभाषा का निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। और चौथे में कह रहा है लंबी अवधि में मातृ मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें अगर आप 30 में आंसर आप देखिएगा, ये आपका क्या है, विभिन्न भाषाओं के निपुणता का विकास क्या होता है, अंतरबद्धता से होता है। ये आपका इसमें क्या है, ऑप्शन दो आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन दो विभिन्न भाषाओं का। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक भाषा में सीखे गए कौशल अक्सर दूसरी भाषा के स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि एक भाषा सीखना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होता है। सही बात है। ठीक है, तो 30 का क्या है आपका ऑप्शन ऑप्शन बी सही आंसर है। एक क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पीछे चले, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा आपका। आपका यहाँ कह रहा है कि ध्वनिग्राम एक सोनी, इस वर्ड को समझिएगा। ठीक है, ये वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, ये वर्ड का इसका ये मतलब है कि जागरूकता किससे संबंधित है। तो ये इसमें आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। कहने का मतलब है कि ये जो हो रहा है आपका, ये बोली जाने वाली भाषा में व्यक्तिगत ध्वनि, ठीक है, स्वनिम को सुनने, पहचानने और उनके साथ बदलाव करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखिएगा, इसको हम कहते हैं फोनेम्स। ठीक है, इसमें क्या मदद करता है, तो 28 का आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन 30 किए आपके सामने में, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। चीज़ों को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेट का काम करेगा। तो इसलिए आप और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए यहीं के ख़त्म करते हैं।